हेलो एवरीवन, तो आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस पथेरिया पे। और आज हम जो लेक्चर करेंगे, जो यूनिट नंबर फर्स्ट हमने कंप्लीट की है, उस यूनिट के जितने भी न्यूमेरिकल्स पीवाईक्यूज के साथ आए हुए हैं और जो न्यूमेरिकल आ सकते हैं, इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, ये पूरी सीरीज आपको डेडिकेटेड है। इस सीरीज में हम कम से कम 30 to 35 क्वेश्चंस को देखेंगे और कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं और कैसे पूछे जा सकते हैं। और ये वही टॉपिक्स है जो आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, इसलिए चैनल को जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। कंटेंट और क्वालिटी आपके लिए बहुत ही अच्छी होगी, जबरदस्त होगी। चाहे लेक्चर एक आगे पीछे हो सकता है, एक आध बार कई बार प्रॉब्लम आ जाती हैं, कुछ एरर्स आ जाती हैं और भी लाइफ की प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके कारण आगे पीछे हो सकता है, पर आपका जो कंटेंट है, क्वालिटी है, वो एक साथ रहेगी। इसलिए जल्दी से 1K सब्सक्राइबर भी करवाइए ताकि हमें भी आगे बढ़ने के लिए एक मोटिवेशन मिले, क्योंकि मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है। पहला क्वेश्चन होगा, व्हेन अ वेव ट्रेवल्स इन ए मीडियम द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल लोकेटेड एट डिस्टेंस x एट टाइम t इज गिवन बाय। ये आपको दे रखी है, दैट इज y इज इक्वल टू a साइन bt माइनस cx, ये इक्वेशन दे रखी है। और साथ साथ बता रखी है कौन सी चीज का क्या महत्व है। साथ साथ आपको यह भी एक्सप्लेन इन्होंने कर दिया है कि किस चीज का क्या महत्व है, वो इन्होंने बता दिया। वेर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट, ए बी सी को कॉन्स्टेंट बोला है। द डायमेंशंस ऑफ बी बाय सी आर सेम एज दैट ऑफ। बी बाय सी के डायमेंशन किसके बराबर होंगे? बी बाय सी के डायमेंशन किसके बराबर होंगे, ये हमें पता करना है। अब सबसे पहले अगर आप बात करोगे तो जो साइन का फंक्शन होता है, जब मैंने आपको थ्योरेटिकल पार्ट करवाया था तो वहां पे डायमेंशन की जो आपको बताई गई थी, कहा था कि कुछ लिमिटेशंस होती हैं। उस लिमिटेशन में मैंने बताया था कि कोई भी आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिखाई देता है या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखाई देता है, ये सारे डायमेंशनलेस होते हैं। तो ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और इसके आगे वाली टर्म भी क्या है, डायमेंशनलेस है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, दैट इज बी टी माइनस सी एक्स इज इक्वल टू 1। और मैंने पहले भी कहा था, माइनस या प्लस का जो साइन होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, यहां पे इक्वल टू में। मैं आपको ये पहले भी बता चुका हूं कि जो माइनस या प्लस का साइन होता है केवलम डायमेंशन में, डिवीजन या मल्टीप्लीकेशन की बात मैंने वहां नहीं की थी, केवल माइनस प्लस के साइन की बात की थी और कहा था ये कोई रूल नहीं है, बट आपको समझाने के लिए, आपके लिए इजी जो ट्रिक्स होती हैं, जो खोजी जाती हैं, उनके लिए वो इक्वल टू में बदल जाता है। अब इन्होंने बी बाय सी पूछा है, तो b बाई सी इज इक्वल टू मैं x डिवाइडेड बाय मैं t। अब x हमारे पास क्या हो गया, l, क्योंकि डिस्टेंस है, और टाइम के डायमेंशन क्या हो गए, t हो गए। जब इसको आप सोल्व करोगे तो डायमेंशन फार्मूला l t माइनस 1, और ये सेम फार्मूला वेलोसिटी का भी होता है। अगर आपने देखा हो, अगर आपने नोटिस किया होगा तो ये सेम फार्मूला वेलोसिटी का होता है, l t माइनस 1। तो क्या वेव वेलोसिटी का है? बिल्कुल ठीक बात है, वेव वेलोसिटी का, वेव लेंथ का भी नहीं है, वेव एम्पलीट्यूड का भी नहीं है, और वेव की फ्रीक्वेंसी का भी नहीं है, ये वेवलेंथ का है, सॉरी वेलोसिटी का फार्मूला है। क्योंकि आपको पता है वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, और इसको सोल्व करोगे तो एल टी माइनस 1 ही आएगा। और ये सेम फार्मूला हमारा यहां से भी आ रहा है। इस प्रकार से क्वेश्चन की लेंथ को देख के, क्वेश्चन के सारी बातों को देख के आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन मुश्किल नहीं आते हैं, क्वेश्चन आसान आएंगे। बस आप स्टेटमेंट पढ़ के उसको करने की कोशिश कीजिए। जब तक आप कोशिश नहीं करोगे तब तक आप कैसे करोगे वो तो मुझे नहीं पता। देखिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और जब आप कोशिश करते हो तो आपकी चीजें गलत भी नहीं होती है। उसके लिए आपको निरंतर प्रयासरत रहना है। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेव नंबर। अब हमें वेव नंबर का डायमेंशन फार्मूला बताना है। वेव नंबर होता है न्यू बार, और ये होता है 1/में लैम्बडा के बराबर। वेव नंबर इज न्यू बार, जिसको कहते हैं 1/λ। अब ये बात जो हम पढ़ाएंगे 12th क्लास में वेव लेंथ के बारे में, वेव नंबर के बारे में, और 9th क्लास में आप पढ़ के आए हो, 11th क्लास की 10वीं यूनिट में पढ़ाएंगे ओसिलेशन एंड वेव्स के अंदर। पर 9th क्लास में ये पढ़ के आते हो वेव नंबर, वहां से न्यू बार से इसको लिखा जाता है, ये होता है 1/λ। ठीक है, लैम्बडा यहां पे कौन है, वेव लेंथ है भाई। ये भी आप पढ़ के आ चुके हो छोटी क्लासेस में, लैम्बडा होता है। अब वेवलेंथ लेंथ की तरह ही होती है, वेवलेंथ अलग चीज नहीं होती, लेंथ ही होती है, लेंथ को ही वेवलेंथ बोलते हैं। इसलिए लेंथ का डायमेंशन फार्मूला एल, तो वेव नंबर का डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा एल माइनस 1। लेंथ का डायमेंशन फार्मूला एल होता है, इसलिए हमारे पास इसका डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, एल माइनस 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि वेव नंबर की बात कर रहा है तो ये बिल्कुल
ठीक है भाई, तो ये डायमेंशन फार्मूला आ गया। और इसको आप लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज m0 L-1 T0, ऐसे बना सकते हो। यहाँ ऑप्शन में गड़बड़ हो गई है टाइपिंग में, ये आपका ओरिजिनल ऑप्शन मैंने आपको दिखा दिया, कुछ इस तरह का आपको मिलेगा, ये आपका ओरिजिनल ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। द मेथड ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस कैन बी यूज टू डिराइव द विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशनशिप। मैंने आपको डायमेंशनल एनालिसिस को कंप्लीट एक्सप्लेन किया था, और उस एक्सप्लेनेशन के दौरान ये पूछ रहा है कि कौन सा फार्मूला इन तीनों में से डिराइव किया जा सकता है। पहली बात तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये दोनों के दोनों फंक्शंस डायमेंशनल एनालिसिस की लिमिटेशन में रहा है। आपको बताया भी कहा था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डायमेंशन फॉर्मूला, जो ऊपर वाला एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो क्या है, डायमेंशनलेस है, क्यों है। इसी प्रकार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी डायमेंशनलेस होते हैं, ये भी नहीं बता चुका। तीसरी बात, उसने ऐसे रिलेशनशिप को डिराइव तो कर लिया, पर वो केवल 3 क्वांटिटी के बीच ड्राइव कर सकता है, इससे ज्यादा उसके बस की बात नहीं है। यहां कितनी होगी, 1 2 3 4 हो गई है, मतलब ये भी नहीं कर सकता, तो उत्तर क्या आ जाएगा, नन ऑफ दीज आ जाएगा, नन ऑफ द अबव, क्योंकि वो केवल 3 क्वांटिटी के बीच डिराइव कर सकता है। आप देख रहे हो क्वेश्चन की स्टेटमेंट और क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या है। अब इसमें ध्यान देने वाला बच्चा ये ध्यान देगा कि उन्होंने क्या दिया। देखो ये जो पूरी है ये डीपीपी है आपके लिए, इसके बाद जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे पिछले 15 साल के, वो भी एक लेक्चर में लेके आऊंगा। मैं साथ साथ आपको रिवीजन करवा रहा हूं ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो। फिर उसके बाद और भी रिवीजन में लेंगे, हम प्रैक्टिस में लेंगे कुछ बातें, 10 साल के पेपर लेंगे, फिर बचे हुए 15-20 साल के पेपर भी मैं आपको करा दूंगा। कोशिश रहेगी कि 35 साल के क्वेश्चन करवा दूं, वैसे मैंने पहले भी करवा रखा है, दोबारा फिर से करवा दूं इस प्रकार। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट कहां से उठा रहा, बच्चे को यह पता है कि डायमेंशन एनालिसिस क्या होता है, डायमेंशन फार्मूले भी अच्छे से याद कर लिए, उनकी एप्लीकेशन भी अच्छे से याद कर ली, पर क्वेश्चन कहां से आ गया, लिमिटेशन से। लिमिटेशन से ही उठाया उसने क्वेश्चन को। पीछे 2 क्वेश्चन करवा चुका हूं, ये तीसरा क्वेश्चन, तीनों लिमिटेशन से आए। आपको पता होने चाहिए कि 3 के बीच ड्राइव हो सकता, तो ये तीनों ऑप्शन नहीं हो सकते, ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होगा, उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट हैव द डायमेंशंस ऑफ फोर्स। इनमें से किसके पास डायमेंशन फोर्स के नहीं होंगे। आप देखिए पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात कर रहा। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, दैट इज dv डिवाइडेड बाय में dx, इसके बराबर होता है। और ये dv बाय dx क्या हो गया, पोटेंशियल डिवाइडेड बाय में डिस्टेंस। जब किसी के बटे में ग्रेडियंट आ जाए तो उसके बटे में लेंथ लगानी होती है। जैसे आपको कोई बोल दे प्रेशर ग्रेडियंट, तो आप प्रेशर बाय लेंथ बोलोगे। आप कोई बोल दे पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो पोटेंशियल बाय लेंथ। अभी ज्यादा नहीं पता होगा, जैसे आगे बढ़ोगे, इस 11th क्लास को आगे बढ़ाया जाएगा तो आपको पता चलता मिलेगा। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं एनर्जी ग्रेडियंट। अब देखिए एनर्जी ग्रेडियंट, सबसे पहले एनर्जी का फार्मूला जानिए। एनर्जी का फार्मूला होता है फोर्स गुणा में डिस्टेंस, ये सबको पता है, 9th क्लास से आ जाता है। फोर्स गुणा में डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क या फिर एनर्जी। और इसको ग्रेडियंट में कह रहा है ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट करते ही बटे में क्या लगानी होती है, डिस्टेंस। तो इस डिस्टेंस से डिस्टेंस कैंसिल, ये क्या बन गया, इक्वल टू फोर्स बन गया। इसका मतलब ये फोर्स का फार्मूला है। वेट को क्या कहते हैं हम, mg कहते हैं, तो ये भी फोर्स का फार्मूला है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट इज f इज इक्वल टू में dp बाई dt, ये पढ़ रखा होगा, न्यूटन्स का दूसरा नियम है, ये भी फोर्स है। बट ये उत्तर आ गया। अगर आपको यह नहीं पता कि पोटेंशियल ग्रेडियंट है क्या, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको नीचे वाली तीनों क्वांटिटी देखो, वो क्या पता है। अगर पता है तो तीनों को सोल्व कर लो। हमने पता थी तो तीनों को सोल्व कर लिया, एक बच गई, तो उत्तर, इसका उत्तर यही होगा, फर्स्ट वाला। ठीक है, क्योंकि एनर्जी ग्रेडियंट मैंने पहले ही कहा, किसी के बटे में, ये बोलते हैं ना ग्रेडियंट, तो उसके बटे में लेंथ लगा दो। कोई कहे प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर बटे लेंथ, कोई कहे पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल बटे लेंथ, कोई कहे एनर्जी ग्रेडियंट, एनर्जी बटे लेंथ, सब कुछ वही है, अलग कुछ भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इन सब में से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ए डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में बी करेक्ट, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई गलती नहीं है कि डायमेंशनली जो करेक्ट इक्वेशन है, आपको सिखाया था कि डायमेंशनली करेक्ट कैसे इक्वेशन को किया जाता है। एक तरफ के जितने भी डायमेंशन फॉर्मूले हैं वो दूसरी तरफ के बराबर होने चाहिए। इसी को हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी कहते हैं, आपको ये मालूम है। ए डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में बी इनकरेक्ट, ये बात भी ठीक है। मे भी बोल रहा है, श्योरिटी नहीं दे रहा, मे भी बोल रहा है, इनकरेक्ट भी हो सकती है, ये बात भी सही है। ए डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन में बी करेक्ट, ये बात बिल्कुल गलत है। अगर वो डायमेंशनली एक बार इनकरेक्ट हो गई ना, तो उसका करेक्ट होने का मादा ही नहीं बनता।
हाँ, अगर वो डायमेंशनली करेक्ट है तो वो करेक्ट भी हो सकती है, इनकरेक्ट भी हो सकती है, दोनों बात ठीक है। अगर वो डायमेंशनली पहले ही टेस्ट में फेल हो चुकी है कि डायमेंशनली इनकरेक्ट है, तो उसके बाद वो कभी करेक्ट नहीं हो सकती। ठीक है, ये ठीक है, डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन इज इनकरेक्ट, वो है इनकरेक्ट। यानी कि पहला पास टेस्ट उसका क्या है, डायमेंशन। अगर आपने डायमेंशन को देख लिया वो सही है, तो उसका मतलब ये है कि अब ये पहले टेस्ट में पास होगी। अब वो डायमेंशनली करेक्ट भी है तो वो करेक्ट हो सकती है, इनकरेक्ट हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 6 का, द डायमेंशनलेस क्वांटिटी नेवर हैज ए यूनिट, कभी भी यूनिट नहीं हो सकती। ऐसा तो नहीं है, हो सकती है एक आध केस में। ऑलवेज हैज यूनिट, क्या वो हमेशा उसके साथ यूनिट होगी। मे हैव ए यूनिट, क्या उसके पास यूनिट हो सकती है। या डज नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ऐसी तो बात नहीं है। ठीक है भाई, तो इसका आंसर क्या होगा, नेवर हैज यूनिट, ये भी गलत। ऑलवेज हैज यूनिट, ये भी गलत। मे हैव अ यूनिट, उसके पास यूनिट हो सकती है। अब एग्जांपल की बात करेंगे, ऑलवेज हैज यूनिट, ये तो गलत हो गई, क्योंकि आप बात करते हो थीटा। थीटा मैंने आपको करवाया था, और थीटा की यूनिट क्या होती है, रेडियन। इसकी यूनिट तो क्या है, रेडियन है। यूनिट तो रेडियन है, पर डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन लेस है। इसलिए बार बार पेपर में पूछा जाता है, इसलिए बार बार पेपर में भी पूछा जाता है, डायमेंशन लेस होता है। इसी प्रकार कौन, सॉलिड एंगल ओमेगा, जिसके यूनिट तो क्या है, एसटी रेडियन। ये दोनों करवा रखे जो सप्लीमेंट्री यूनिट के अंदर आते हैं, पर ये भी कैसी है, डायमेंशन लेस है। तो इसलिए ये क्या कह रहा है, इसलिए ये बोल रहा है कि ऑलवेज हैज यूनिट ऐसा जरूरी नहीं है, पर मे हैव यूनिट, हो सकती है उसके पास यूनिट हो। इस प्रकार अगला, a unitless quantity, एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, डज नॉट एग्जिस्ट, ऑलवेज हैज नॉन जीरो डायमेंशन, नेवर हैज नॉन जीरो डायमेंशन, मे हैव नॉन जीरो डायमेंशन। ये बिल्कुल सही बात है, मे हैव नॉन जीरो डायमेंशन हो सकता है। डज नॉट एग्जिस्ट ऐसी तो बात नहीं है, यूनिटलेस क्वांटिटी है, हो सकती है। अगर आप बात करोगे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू की, जब आप छोटी क्लास में पढ़ के आए हो, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को पढ़ के आए हो, तो वो जो म्यू है वो क्या है, डायमेंशन लेस और यूनिटलेस है। ऑलवेज हैज नॉन जीरो डायमेंशन, ऐसी भी बात नहीं है कि हमेशा ही नॉन जीरो होंगे, जीरो हो सकती है। नेवर हैज नॉन जीरो डायमेंशन, ये भी बात गलत है। मे हैव ए नॉन जीरो डायमेंशन, ऐसा हो सकता है कि वो यूनिटलेस है पर उसके पास डायमेंशन जो है कुछ ना कुछ प्रेजेंट है, ऐसा हो सकता है। 8 का, विच ऑफ द फ्लोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट पूछा भाई, ध्यान देना है, इनकरेक्ट पूछ रखा है, करेक्ट नहीं पूछा है। देखिए, ऑल द ड्राइव्ड क्वांटिटी मे बी रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज। ऑल द ड्राइव्ड क्वांटिटीज मे बी रिप्रेजेंट डायमेंशनली इन द टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटी, बिल्कुल ठीक है, सारी ड्राइव्ड बेस क्वांटिटी के रूप में हो सकती है। ए बेस क्वांटिटी कैन नॉट बी रिप्रेजेंट डायमेंशनली इन टर्म्स ऑफ अदर बेस क्वांटिटी। ए बेस क्वांटिटी कैन नॉट बी रिप्रेजेंट डायमेंशनली इन टर्म्स ऑफ अदर बेस क्वांटिटी, बिल्कुल सही बात है। अब लेंथ है, लेंथ तो बेसिक क्वांटिटी, इसका डायमेंशन तो एल है। अब इसको टी की टर्म में कैसे दिखाओगे, नहीं दिखा सकते। द डायमेंशन ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी इज नेवर जीरो इन एनी बेस क्वांटिटी, कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अगली, द डायमेंशन ऑफ बेस क्वांटिटी इन अदर बेस क्वांटिटी इज ऑलवेज जीरो। द डायमेंशन ऑफ बेस क्वांटिटी इन अदर बेस क्वांटिटी, ये भी ठीक बात है, ये भी ठीक बात है, ये भी ठीक बात है, ये गलत बात है। ठीक है, डायमेंशन ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी इज नेवर जीरो in any base quantity. The dimension of derived quantity is never zero in any base quantity, ये बात बिल्कुल गलत है। ये क्या कहना चाह रहा है, अगर आपके पास टाइम है, ये एक बेसिक क्वांटिटी है, तो इसका डायमेंशन t होगा। अब इसके लिए इस केस में l की वैल्यू तो जीरो है, ये बात कह रहा है, यही तो बात है जो ये कह रहा है। इस प्रकार ऑल ड्राइव क्वांटिटी में भी रिप्रेजेंट, अब मैं कह दूं वेलोसिटी, वेलोसिटी को क्या लिखोगे, lt माइनस 1, ये कौन है, डिराइव्ड है, किसकी टर्म में लिखा, बेस क्वांटिटी की टर्म में लिखा, तो इसलिए उत्तर हो जाएगा इसका तीसरा। The two physical quantity of which one is vector and other is a scalar having a same dimensional formula are. टू फिजिकल क्वांटिटी हैं जिसमें से एक वेक्टर है, यानी कि पहली तो वेक्टर होनी चाहिए, दूसरी स्केलर होनी चाहिए, पर दोनों का डायमेंशन फार्मूला सेम होना चाहिए। वर्क और एनर्जी दोनों की दोनों स्केलर है, इसलिए उस उत्तर को काट दो, क्योंकि एक वेक्टर होनी चाहिए, एक स्केलर होनी चाहिए। इंपल्स और मोमेंटम दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, काट दो। पावर एंड प्रेशर, पावर और प्रेशर की बात करेंगे तो दोनों के दोनों डायमेंशन फार्मूले अलग अलग हैं,
पावर का अलग है, प्रेशर का अलग है, ये भी गया, बच गया कौन? ये वर्क है, वर्क का डायमेंशन फार्मूला, फार्मूला याद रखो, फोर्स गुणा में डिस्प्लेसमेंट, इससे निकाल सकते हो। ये रहा टॉर्क, टॉर्क का फार्मूला होता है फोर्स गुणा में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहां भी फोर्स और डिस्टेंस आया, यहां भी फोर्स ऑफ डिस्टेंस आया, तो ये और ये दोनों का डायमेंशन फार्मूला क्या है? सेम है। आपको याद होना चाहिए, मैंने जब आप ये करवाया था तो वहां भी करवाया था, हीट का, एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क का, और उसके साथ साथ मैंने टॉर्क भी बताया था। इन सब का डायमेंशन फार्मूला सेम होता है। और ये टॉर्क कैसी क्वांटिटी है भाई? वेक्टर। और वर्क कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। इसलिए परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका 2 वाला। द इक्वेशन ऑफ वेव इज गिवन बाय, दैट इज y इज इक्वल टू में a साइन, वेव की इक्वेशन दे रखी है a साइन ओमेगा एक्स डिवाइडेड बाय v माइनस के इंटू ओमेगा। इस प्रकार मैंने इस ओमेगा को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया साथ साथ, जानबूझ के। क्यों किया है वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा, उसलिए। वेयर ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी एंड v इज द लीनियर वेलोसिटी, द डायमेंशन ऑफ k। देखिए भाई, v जो फार्मूला होता है उसका होता है ओमेगा बाय में k के बराबर, ये होता है ओमेगा बाय k, v वेलोसिटी का। ये वेलोसिटी ऑफ वेव है, और इस फार्मूले को आप पढ़ के आ चुके हो, कभी ये सोच रहे हो नहीं पढ़ रहे। कहां पढ़ा है जी? 9th क्लास के चैप्टर साउंड के अंदर, वहां आपको लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव बताई गई थी। लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव वहां बताया गया था, और वहीं से ये क्वेश्चन कैरी हो गया है, इसलिए डाल रखा है। इसलिए आप इस फार्मूले को याद रख लो कि वेव वेलोसिटी का फार्मूला है ओमेगा बाय के। अब ये के की वैल्यू पूछ रहा है, तो ये बन गया ओमेगा डिवाइडेड बाय में वी के बराबर, ठीक है। अब ओमेगा जो होता है ये होता है 2 पाई डिवाइडेड बाय में टी। ये जो ओमेगा है इसका मैं अलग से बता देता हूं ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना आए। ओमेगा जो होता है ये होता है 2 पाई भाग में टी, इस प्रकार। अब ये फार्मूले भी याद रखें, ये फार्मूले भी याद रखें, और साथ साथ अब कहोगे सर इतने कैसे याद? क्योंकि आपको हेल्प करेंगे जब आगे बढ़ोगे ना, आगे वाली यूनिट में। अगर आपको ये पहले जस्ट नाम भी पता है तो आपके लिए सारे क्वेश्चन और आगे वाले चैप्टर आसान हो जाएंगे, इसलिए। और याद तो आपको करने पड़ेंगे। 2 पाई कॉन्स्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था नंबर का और पाई का कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं होता। अब क्या बच गया? 1/t बच गया। अब t को ऊपर लेके जाओगे तो इसका डायमेंशन फार्मूला क्या है? t इनवर्स। याद रखना, पूछ लेगा किसी क्वेश्चन में अलग से कि व्हाट इज द, ये क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। उसने बोला है एंगुलर वेलोसिटी। इस एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला क्या हो गया? t इनवर्स हो गया। वेलोसिटी का सबको पता ही है, अब यहां पे लिख दो एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला क्या है? t-1। और इसका क्या होता है वेलोसिटी का? lt-1। t-1 से t- गया, ऊपर जाएगा तो l-1 आ जाएगा, ठीक है, l-1 आ जाएगा। द डायमेंशन ऑफ k इज, k के डायमेंशन निकालने हैं, और इसमें आंसर जो है आपको दे नहीं रखा है, ठीक है। तो इस हिसाब से मत निकालो भाई, फिर आप निकालो इस हिसाब से। अगर ये मैच नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक काम कीजिए, आप इसके ही हिसाब से निकाल लीजिए। कहोगे जी कौन सा हिसाब? मैं बता देता हूं, अल्लाह की, ये तो जान लो आप, ये सीख लो कैसे। ये साइन फंक्शन है, और साइन फंक्शन के आगे वाला सारा हिस्सा क्या होता है? डायमेंशनलेस। तो ओमेगा एक्स भाग में वी इज इक्वल टू में के इंटू ओमेगा। माइनस साइन इक्वल टू में बदल जाता है, आपको बताया गया था पहले से, ठीक है। तो क्या होगा? इस ओमेगा से ओमेगा गया, यहां पे क्या हो जाएगा? एक्स भाग में वी इज इक्वल टू में के, इसके बराबर आ गया। अब x की बात करते हैं, x का डायमेंशन फार्मूला l, और v का डायमेंशन फार्मूला हो गया lt-1। l से l गया तो ये क्या आ जाएगा? t ऊपर जाके प्लस का 1, इस प्रकार से। दैट इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ k, दैट इज t+1, ऑप्शन नंबर 2, इसी से ले लो। इस प्रकार से आ गया उत्तर इसका t। इस मेथड से कर लीजिए। द टाइम डिपेंडेंसी ऑफ फिजिकल क्वांटिटी p इज गिवन बाय। अब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाला क्वेश्चन आ गया। मैंने आपको पहले ही बोला है कि मुश्किल क्वेश्चन वही है जो एक्सेप्शन है। अब आपको एक्सेप्शन अच्छे से सीख लिया, उसके बाद आपकी सारी प्रॉब्लम, सारी जितनी भी चीजें हैं वो सारी खत्म। 4 उसकी जो लिमिटेशंस थी उन्हीं पे बार बार अटैक कर रहा है, वहीं से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वेयर अल्फा इज कांस्टेंट एंड टी इज टाइम, द कांस्टेंट अल्फा। क्या है ये अल्फा? अब ये जो फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है, फिर से ये क्या होगा? डायमेंशनलेस, दैट इज अल्फा टी स्क्वायर किसके बराबर? 1। क्योंकि पहले ही डायमेंशन की जो लिमिटेशन उन्होंने बता दिया था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा डायमेंशनलेस होती है, उनका डायमेंशन 1 के बराबर रख दो। तो अल्फा क्या हो जाएगा? 1 में टी का स्क्वायर, और इसको करोगे तो आ जाएगा t-2। तो हम क्या कहेंगे? अल्फा टी स्क्वायर इज दिस, हैज अ डायमेंशन ऑफ p,
हैज ए डायमेंशन, डायमेंशनलेस, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। उत्तर आएगा ये भाई, यहाँ माइनस और आना चाहिए इसके साथ, ये माइनस और आना चाहिए इसके साथ। ये लगाया नहीं मिला तो ये लगा लो आप, t-2 के बराबर हो जाए। ठीक है, अगर यहाँ अल्फा टी स्क्वायर, यहाँ अल्फा बाई टी स्क्वायर होता तो फिर ये आ जाता, अगर ये अल्फा बाई, पर ये टर्म है तो ये उत्तर आएगा। यहाँ माइनस लगना रह गया होगा जब टाइपिंग की थी उस टाइम के अंदर। द टाइम डिपेंडेंसी ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ये सेम क्वेश्चन है भाई, फिर वही रिपीट होके आ गया। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, अभी अभी करवाया था बच्चा पार्टी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, उसका डायमेंशन फार्मूला आपको अभी अभी सिखाया, दैट इज 2π/t, ऊपर लेके जाओगे तो t-1। ठीक है, m0 L0 t-1, ये रहा। आप इस फार्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता, m0 L0 t-1। इस m0 का मतलब 1, L0 का मतलब 1 और ये t-1 यही आ गया, इसलिए इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। आपको ज्यादा वरीड होने की जरूरत नहीं है, कभी ऐसा लिखा मिले और कहो जी पता नहीं ये क्या बकवास दे रखी है, तो ये इस तरह से दे रखी है। और मैंने आपको दोनों बातें सिखाई भी थी, आपको याद होना चाहिए। द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ सम गैसेज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, ये आपको पता होनी चाहिए। आइडियल गैस इक्वेशन है, पहले हमने एक रियल गैस इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन दैट इज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। बाद में कहा कि इस प्रेशर में कुछ ऐड होगा, वॉल्यूम में कुछ घटेगा, और उसके बाद एक नई इक्वेशन बनेगी जिसको रियल गैस इक्वेशन नाम दे दिया गया। P इज द प्रेशर, V इज द वॉल्यूम, T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड A B आर द कांस्टेंट। द डायमेंशन ऑफ A आर, केवल A के डायमेंशन चाहिए, A के डायमेंशन चाहिए, तो ये अलग अलग टर्म है, सभी की सभी अलग अलग टर्म है, तो हम प्रेशर इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाई V स्क्वायर कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, प्रेशर इंटू में A बाई V स्क्वायर, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया, दैट इज A डिवाइडेड बाय में V का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ऊपर लेके जाओ, फोर्स के डायमेंशन फार्मूला ml t-2, एरिया का L2। ठीक है, वॉल्यूम को ऊपर लेके जाओगे तो L3, तो S L स्क्वायर से ये गया, यहाँ क्या बचा m l, ये एक L, ये तो L का स्क्वायर, और ये हो जाएगा t-2। ठीक है, ये आ गया। अब आगे देखिए, A B R आर द कांस्टेंट, और अब हमें बताना है किसके डायमेंशन फार्मूले हमें फाइंड आउट करने हैं। अब देखो भाई कहाँ मिस्टेक हो गई है, ये देखो भाई ये मिस्टेक हो गई, यहाँ वॉल्यूम का स्क्वायर था भाई, वॉल्यूम का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो वॉल्यूम को L3 कहते हैं, फिर स्क्वायर था तो एक L3 और भी तो आना चाहिए भाई, तो L3 एक और आएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। हमने तो एक ही L3 लिया था, 2 आने चाहिए, इसलिए L5 हो जाएगा, तो ml5 t-2। ठीक है, कहीं मिस्टेक हो जाए तो उसको देख लिया करो भाई। नेक्स्ट, ए फोर्स F इज गिवन बाय, दैट इज F इज इक्वल टू में AT प्लस में BT का स्क्वायर, वेयर T इज द टाइम, द डायमेंशंस ऑफ A एंड B आर, A और B के डायमेंशन। अब आपको पता है दैट इज F इज इक्वल टू में AT, और कहा है प्लस की जगह और माइनस की जगह हमेशा क्या लगा दो, इक्वल टू लगा दो। मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन में नहीं, केवल प्लस माइनस की जगह कहा है मैंने। तो देखिए अब A के निकालने हैं तो फोर्स के क्या हो गए, ml t-2, और बटे में आ जाएगा T, क्योंकि हमने इस इक्वेशन को देखा है केवल, तो F बाय T, T का क्या हो गया, T हो गया। ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो A के डायमेंशन फार्मूले दैट इज ml t-3 हो जाएगा। इसी प्रकार ml t-2 B, और बटे में क्या कर दो, T का स्क्वायर, यानी कि इसको ले आओ नीचे, एक बार इसको इक्वेट कर दो, एक बार इसको और इसको कर दो। ठीक है, जब करेंगे तो क्या होगा, ऊपर जाएगा तो ये क्या बनेगा, ml t-4 इज इक्वल टू B, ये B के बराबर है। तो A और B के डायमेंशन फार्मूले ml t-3 और ml t-4, ये रहा पहले ऑप्शन में। ठीक है, सारे कंपटीशन की दुनिया के क्वेश्चन है जो आपके लिए टाइप किए गए हैं, जो आपके लिए बनाए गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी में सारे आते हैं, तो वहीं से उठाए हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स डज नॉट हैव सिमिलर डायमेंशंस, कौन से पेयर के पास सिमिलर डायमेंशन नहीं है, टेंशन और सरफेस टेंशन। देखिए टेंशन को किससे लिखा जाता है, T से, टेंशन ये फोर्स के बराबर ही होती है, टेंशन जो होती है स्ट्रिंग में आती है इसको फोर्स ही कहते हैं। सरफेस टेंशन को लिखा जाता है S से, जो होता है फोर्स डिवाइडेड बाय में लेंथ। ठीक है, स्ट्रेस और प्रेशर दोनों एक ही बात होती हैं, अलग अलग नहीं होती। प्लांक्स कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम, प्लांक्स कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम
और एंगल और स्ट्रेन ये सेम ये सेम। अब इसकी बात करनी है। प्लांक्स कांस्टेंट को h से लिखा जाता है, आपको फार्मूला बताया गया था, दैट इज E इज इक्वल टू में h इंटू न्यू। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, E डिवाइडेड बाय में न्यू इज इक्वल टू में h आ गया। अब एनर्जी कितनी है, ml2 t-2, और फ्रीक्वेंसी को क्या लिखा जाता है, 1/t। ये आपको बता चुका हूं, करवा चुका हूं, तो ऊपर आएगा t, क्योंकि 1/t करेंगे तो ये बन जाएगा ml2 -2 में से प्लस बन गया, यहां बचेगा t-1। ये किसका डायमेंशन फार्मूला, h का। अब निकालेंगे एंगुलर मोमेंटम का, दैट इज L इज इक्वल टू NH डिवाइडेड बाय में 2 पाई के बराबर। अब ये जो n है ना, ये भी डायमेंशनलेस है, 2 पाई है, ये भी डायमेंशनलेस है, तो L बन गया किसके बराबर, h के बराबर। ये फार्मूला होता है एंगुलर मोमेंटम NH बाय 2 पाई, याद रखना। और ये तो आपको बता ही रखा है, E इज इक्वल टू h न्यू। तो यहां पे क्या बचा, h बचा, यहां पे भी कौन आ गया, h, तो L और h इक्वल है, तो इसलिए दोनों भी सेम, ये भी सेम, ये अलग है, पहले ही बता दिया, ये तो टेंशन है, ये फोर्स बाय लेंथ है। उत्तर तो पहले ही आ चुका, फिर भी मैं सारी क्वांटिटी आपको समझाना चाह रहा हूं। स्ट्रेस भी क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया, और प्रेशर भी क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। मैं आपको बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन आपको लग रहा हो कि डायमेंशन के क्वेश्चन सारे आसान है, इजी है, बिल्कुल सही बात है, पर आपको बहुत इंफॉर्मेटिव है। अब यहां पे आपको स्ट्रेस और प्रेशर के बारे में समझाया, प्लांक्स कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम। प्लांक्स कांस्टेंट तो मैंने क्लास में करवा दिया था, पर एंगुलर मोमेंटम आया L इज इक्वल टू NH बाई 2 पाई, पता होना चाहिए। जिसको ये पता होगा, जब वो 8वीं यूनिट में बोर मॉडल पढ़ेगा +2 में, तो आसान हो जाएगा। केमिस्ट्री की 11th क्लास में बोर मॉडल पढ़ेगा, तो ये सारी बातें उसके लिए आसान हो जाएंगी, उसको याद होगा L इज NH बाई 2 पाई। केमिस्ट्री में जाएगा, आगे पढ़ेगा बोर मॉडल, तो वहां आसान बन जाएगा उसके लिए। और एंगल और स्ट्रेन का तो मैंने करवा ही रखा है, एंगल थीटा और स्ट्रेन होता है डेल्टा L बाई L, मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये भी डायमेंशनलेस, ये भी डायमेंशनलेस, तो उत्तर इसका क्या आएगा, पहला उत्तर इसका ठीक होगा, उत्तर इसका ये आना है। द डायमेंशन ऑफ टॉर्क आर, आपको बताया था टॉर्क के डायमेंशन वही है जो एनर्जी के हैं, और एनर्जी के डायमेंशन ml2 t-2 ये होते हैं। तो ml2 t-2 ये रहे तीसरे, इस प्रकार। Using mass, length, time and current as a fundamental quantity, the dimension of permeability are, देखिए भाई, permeability को डिनोट किया जाता है म्यू से, म्यू नोट से। इसको अब ये नई टर्म है, इसको समझ लो जरा, पर ये आएगी 12th क्लास में। जब आप 12th क्लास में मैग्नेटिक फील्ड का चैप्टर पढ़ोगे, हालांकि 10th क्लास में आप मैग्नेटिक फील्ड पढ़ के आए हो, पर ज्यादा नहीं पढ़ के आए, अच्छी तरीके से आप पढ़ोगे कहां पे, जब आप 12th क्लास में जाओगे, वहां पढ़ोगे आप म्यू नोट। ये होता परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसके डायमेंशन आपको बताने, ठीक है। अब इसके डायमेंशन बताने के लिए हमें रास्ता ढूंढना पड़ेगा। अब रास्ता कहां से ढूंढेंगे वो देखिए, देखिए हम यहां से ढूंढेंगे रास्ता, दैट इज B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय में 2r। मैं सिंपल से सिंपल रास्ता बता रहा हूं आपको, ये याद रख लो आप। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि एक करंट कैरिंग वायर जो होता है वो क्या बन जाता है, मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। एक करंट कैरिंग लूप, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इतना होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आसान से आसान तरीका है, इसको आप याद रख लोगे तो आपका काम जो है वो आसानी से बन जाएगा, ठीक है। म्यू नॉट आई बाई 2r। आई यहां पे कौन है, करंट, मैं बता देता हूं। आर यहां पे क्या है, रेडियस, जिसको आप डिस्टेंस भी बोल सकते हो, और B यहां पे कौन है, मैग्नेटिक फील्ड। B यहां पे है मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके लिए आपको B का डायमेंशन फार्मूला पहले से पता होना चाहिए, B का डायमेंशन फार्मूला पहले से पता होना चाहिए। अब वो मैं निकालना सिखा देता हूं, दैट इज F इज इक्वल टू में Q V इंटू B। ये फोर्स का फार्मूला होता है जहां B आया है। ये 2-3 बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी, जैसे ही आप आगे बढ़ोगे फिजिक्स में तो आपको आती जाएंगी, पर अभी आपको ये याद रखना पड़ेगा, क्योंकि बिना याद किए मैं आपको ये नहीं करवा सकता अभी। पर ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं, इसलिए आपको एक झलक दिखाई है। तो इसमें आपको करना क्या है, आपको खुद से करना है, ये याद रखनी है ये बातें। यहां पे F क्या है, फोर्स है, F इज ए फोर्स। F यहां पे क्या है, फोर्स है, F इज ए फोर्स। क्या वो यहां पे कौन है, चार्ज है, क्या वो चार्ज। V यहां पे कौन है, वेलोसिटी। अब B को आप जानते हो, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इससे तो आपकी पहचान हो गई। अगर मैं F बटे में Q इंटू V कर दूं तो ये किसके बराबर होगा भाई, B के बराबर। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला ml t-2 मैंने कहा था, कंठस्थ कर लीजिए। चार्ज का डायमेंशन फार्मूला,
अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि दैट इज करंट इज इक्वल टू मैं Q डिवाइडेड बाय मैं T। तो करंट को डायमेंशन फार्मूला A और टाइम का T ये किसके बराबर आ गया, चार्ज। 10वीं क्लास में पढ़ के आओ, चार्ज बाय टाइम इज करंट। तो हमारे पास करंट का A, टाइम का T, Q का आ गया। तो यहां पे क्या लिख देंगे, A इंटू टी, और वेलोसिटी का LT माइनस 1। ये प्लस का 1, ये माइनस का 1, इससे कैंसिल आउट। तो ये डायमेंशन फार्मूला किसका आ गया भाई, B का। लिखेंगे तो क्या होगा, ML, ये L ऊपर जाएगा तो ये L से L भी कैंसिल आउट हो चुका है। ठीक है भाई, ऊपर क्या है, M A माइनस 1 T माइनस 2 इज इक्वल टू B, ये डायमेंशन फार्मूला। ठीक है, इस डायमेंशन फार्मूले को यहां रख दो, ये जो निकाला अभी यहां पे, दैट इज MA माइनस 1 T माइनस 2। इस R को ऊपर ले जाओ, R का डायमेंशन फार्मूला L है, ये ले गए। इस I को नीचे ले आओ, इसका डायमेंशन फार्मूला A है। इस तरफ कौन बच गया भाई, म्यू नॉट बच गया। इसको ऊपर ले गए, इसको नीचे ले आए, 2 तो कांस्टेंट है, उसका कुछ नहीं करना, 2 को हटा दो, म्यू नॉट का डायमेंशन फार्मूला बच गया। अब इसका डायमेंशन फार्मूला बच गया, तो अब देखिए क्या होगा, ये A पावर 1 था, ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। एक माइनस का पहले एक और हो जाएगा, तो M एज इट इज, एक माइनस पहले का है माइनस, और एक ऊपर चला गया तो कितना हो जाएगा, A पावर माइनस 2 T पावर माइनस 2 और साथ में L, ये वाला। तो ये किसका डायमेंशन फार्मूला हो गया, म्यू नॉट का। तब मैच कर लीजिए कौन सा है इसमें से ऑप्शन। ऑप्शन में M एज इट इज A माइनस 2, A माइनस 2, तो M A माइनस 2, L एज इट इज T माइनस 2, ये रहा तीसरा ऑप्शन, ये बन जाएगा। अब ये क्वेश्चन एक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ गए। पहले तो आपको ये याद रखना है, B इज म्यू नॉट I बाई 2R, ये करंट कैरिंग लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है। आपने 10वीं क्लास में थ्योरेटिकली पढ़ा था कि करंट कैरिंग लूप जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके पास कितना मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट I बाई 2R सेंटर पे इतना होता है। यहां से इस म्यू नॉट की वैल्यू निकालनी है, जिसको इन्होंने क्या बोला है, परमिएबिलिटी बोला है। जो परमिएबिलिटी है ये म्यू नॉट है। ठीक है, इसके लिए मुझे करंट का डायमेंशन फार्मूले से निकाल लिया चार्ज का, और इसी से हमने ये फोर्स का फार्मूला पता किया, जिसमें क्या वी बी, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड है बी है, तो ये फार्मूला यहां से बी निकाला, इसमें रखा, यहां से म्यू नॉट को फाइंड आउट कर लिया इस प्रकार से। तो सारी बातें इसके अंदर है, बस जस्ट आपको मेमोराइज करनी पड़ेंगी कुछ बातें। अभी धीरे धीरे जैसे ही पूरी फिजिक्स होती चलेगी, 11th जाएगी, 12th जाएगी, तो आसानी से आपको फिर सारी बातें पता चलेंगी। डायमेंशन ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, जो ये रिलेटिव डेंसिटी है ये क्या होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस डिवाइडेड बाय में डेंसिटी ऑफ ए वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। इस फार्मूले को भी याद रख ले। हालांकि इसको आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। 9th क्लास में आपको ग्रेविटेशन वाला जो चैप्टर था उसके साथ आपको फ्लूइड वाला चैप्टर भी दिया गया था, वहां रिलेटिव डेंसिटी पढ़ाई जाती है 9th क्लास में। हालांकि आपको याद नहीं होगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया। बस ये देखते ही तो आपको याद आना चाहिए कि ऐसी बातें पढ़ी थी, डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ ए वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। अब ऊपर भी डेंसिटी, नीचे भी डेंसिटी, तो दोनों एक दूसरे को कट कर देंगी तो डायमेंशन लेस हो जाएगा। उत्तर क्या आ जाएगा, डायमेंशन लेस आ जाएगा, क्योंकि ऊपर भी डेंसिटी के डायमेंशन, नीचे भी डेंसिटी के डायमेंशन, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, इसलिए 20 का। द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट R, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G आपको निकलवा रखा है, खुद कीजिए। आपको G के डायमेंशन करवाया था, एक क्वेश्चन भी करवाया था जहां मैंने कहा था E बाय में G का रेशियो क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन पहले करवा चुका हूं, तो खुद कीजिए ये बातें। अगला, इफ द डायमेंशन ऑफ A एंड B आर डिफरेंट देन विच ऑफ द फ्लोइंग ऑपरेशन इज वैलिड। A और B के अलग अलग है। अब क्या कहा था, जब आपको इक्वेशन लिखते हो y इज इक्वल टू में A प्लस में B इंटू टी, तो क्या बोला था कि y जो है उसके A के बराबर होने चाहिए और B T के बराबर होने चाहिए, यानी कि इस y का A के बराबर भी और B T के बराबर भी होना चाहिए। अगर ये तीनों इक्वल हैं तो ऐसा हो पाएगा कि इक्वेशन करेक्ट हो सकती है, पर ये कह रहा है दोनों अलग अलग हैं, तो ये ऑपरेशन वैलिड है,
ये तो है ही नहीं, क्योंकि ये तो उसके लिमिटेशन में आ गया। a माइनस बी, ए प्लस बी तभी सब हो पाएंगे जब दोनों के इक्वल हैं, क्योंकि यहां माइनस का मतलब क्या हो गया, इक्वल टू b के बराबर, a प्लस का मतलब क्या हो गया, b के बराबर, यानी कि दोनों के इक्वल होने चाहिए। पर इसने कहा इक्वल नहीं है, डिफरेंट है, तो ये तो वैलिड ही नहीं है। तो ये तीनों वैलिड नहीं, केवल पहला वैलिड होगा। a बाय बी कर सकते हो, a को b से डिवाइड कर सकते हो। मैंने अभी क्वेश्चन भी तो करवाए थे, जहां मैंने निकलवाया था ओमेगा बाय के a बाय बी का फॉर्मूला, वहां करवाए तो थे, तो ऐसे इसलिए। द क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय, अब ये एरर के क्वेश्चन आ चुके हैं भाई। अभी तक जो क्वेश्चंस थे वो सारे डायमेंशन के थे, अब एरर के आ चुके हैं। इस यूनिट नंबर फर्स्ट में जो मेजर क्वेश्चन एरर से आते हैं या डायमेंशन से आते हैं, इन दो टॉपिक से आते हैं, और यही मेन टॉपिक्स हैं इस यूनिट के अंदर। तो एक के तो न्यूमेरिकल खत्म हो गए, अब दूसरे के शुरू हो गए, ठीक है। ए क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स, एक्स को कुछ ऐसे रिप्रेजेंट किया, m पावर a, l पावर b, t पावर c। द परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ m, मतलब किसकी वैल्यू दे रहा है ये, डेल्टा m बाय में m गुणा में 100, इसकी वैल्यू दे रहा है ये अल्फा %। इस प्रकार से मैंने कहा था डेल्टा बाय m को तो कहते हैं फ्रैक्शनल या रिलेटिव एरर, और गुणा में 100 लगा दिया जाए तो परसेंटेज एरर, इस प्रकार से, ठीक है। इसी प्रकार दूसरे किसमें, l में, तो डेल्टा l बाय में l गुणा में 100, इसमें बीटा %, और डेल्टा t बाय टी में गामा %, और गुणा में 100 इसके भी है, ठीक है भाई। अब हमें परसेंटेज एरर इन x वुड बी, इस x में बताना है। अब आपको पता होना चाहिए x में एरर कितनी होगी, डेल्टा x बाय x, और इसके गुणा में भी क्या रहेगा, 100 रहेगा। दैट इज इक्वल टू, ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन का रूल है, मैंने आपको करवाया था एरर में, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, एक्सपोनेंशियल वाले, क्वोशंट वाले सारे मैंने करवाए थे। अब ये सारे मल्टीप्लाई में है, देखिए मल्टीप्लीकेशन है, ऊपर पावर a है तो a आ जाता आगे, और ये लिखा जाएगा डेल्टा m बाय में m, प्लस इसका b आगे आ जाएगा, और ये आ जाएगा डेल्टा l बाय में l, इसका c आगे आ जाएगा, और ये आ जाएगा डेल्टा t बाय में t, और सभी के साथ 100 था वो बाहर निकाल लिया, इसके साथ भी था, इसके साथ भी, इसके साथ बाहर निकाल लिया। इस 100 से इस 100 को कैंसिल आउट कर दो। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि जब भी आप परसेंटेज एरर के ऐसे न्यूमेरिकल करो तो ये 100 दिखाने की जरूरत नहीं होती, इस तरफ भी आएगा, इस तरफ भी, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, एज इट इज को लिखा a, डेल्टा m बाय m में कितनी परसेंटेज एरर है, अल्फा %, तो यहां आ गया अल्फा, प्लस साइन, प्लस लिखा b, डेल्टा l बाय l में कितनी है, बीटा %, तो ये लिख दिया बीटा, प्लस में c, और डेल्टा t बाय t में कितनी है, गामा %, तो यहां हो गया गामा। उत्तर आ जाएगा a अल्फा b बीटा प्लस में c गामा, अल्फा a सारे प्लस के, अल्फा a b बीटा गामा c %, उत्तर ये आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आपको मैंने पहले भी करवाया और यहां पे भी मैंने आपको करवा दिया। अब ये बार बार मैं 100 लगा के नहीं दिखाऊंगा, इस क्वेश्चन में आपको बता दिया, इस झंझट को पहले ही खत्म कर दिया मैंने बता के, बार बार नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, An experiment measure the quantity A, B, C and X is calculated from। अब ये फार्मूला पहले ही दे दिया इन्होंने कह दिया A B स्क्वायर डिवाइडेड बाय में C क्यूब। अब यहां मल्टीप्लीकेशन भी है, डिवीजन भी है, पावर वाले भी हैं, तीनों एक साथ बता दिए, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और पावर। और आपको पता होना चाहिए कि तीनों के फार्मूले से, जैसे एडिशन का सब्सट्रैक्शन के बराबर होता है एरर का फार्मूला, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन का, वैसे ही डिवीजन का, वैसे ही पावर वाला, सभी के फार्मूले सेम होते हैं। ये मैं आपको करवा चुका हूं, जो सीरीज लगातार देख रहा है उसको पता भी है। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अगर किसी को पता है तो चलो, नहीं तो एक बार वो सीरीज का पार्ट देख ले एरर का, वो ज्यादा लंबा वीडियो नहीं, एक में ही कवर कर दिया मैंने। तो एक बार जाके देखोगे तो आपको पीछे से सारा समझ भी आएगा और आपके न्यूमेरिकल भी सारे हो जाएंगे, और ये नीट का जो भी झंझट आपका तुरंत क्वेश्चन होंगे, IIT के तुरंत क्वेश्चन होंगे। परसेंटेज एरर इन A, B, C पहले ही दे दिया, A, B, C में 1%, 3%, 2%। द परसेंटेज एरर इन X, X में निकालना है। अब जिसमें निकालना है उसके साथ क्या लगा दो, डेल्टा X डिवाइडेड बाय X, ऐसे ही इज इक्वल टू, अब 100 नहीं लगाऊंगा वो कट जाएगा। यहां पे पहले के लिए डेल्टा A बाय में A, इसके ऊपर 1 पावर थी तो 1 यहां दिखाओ चाहे ना दिखाओ, प्लस B के ऊपर 2 है तो 2 आगे, यहां पे हो जाएगा डेल्टा B बाय में B।
सी के ऊपर 3 है तो +3 आगे। अब कई बच्चे क्या करते हैं जी, सी ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, ऐसी गलती करेंगे। सी पावर 3 है, ऊपर लेके जाएंगे और कह देंगे जी ये -3 होगा, यहाँ माइनस साइन लगा देंगे। एरर कभी माइनस नहीं होती, हमेशा प्लस होती है। अब याद रखना बच्चा पार्टी, प्यारे बच्चों याद रखना ये बात। तो डेल्टा सी बाय में सी, एरर कभी भी नेगेटिव नहीं होती, एरर हमेशा प्लस ही होगी प्यारे बच्चों, याद रखना ये बात। अब डेल्टा ए में कितनी है, 1% है +2, बी में कितनी है 3% है +3, सी में कितनी है 2% है तो गुणा में 2, तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 6 6 12 और 1 13%, तो उत्तर कितना हो जाएगा 13% प्लस माइनस का, 13% प्लस माइनस का। तो ये बात याद रखना, एरर कभी नेगेटिव नहीं होती। बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे गलती देखो 1% उत्तर दे रखा ना, बच्चे क्या करेंगे -3 लगा के यहाँ माइनस लगा देंगे, तो ये माइनस है ये प्लस है, कैंसिल आउट करके 1% उत्तर निकाल देंगे। उत्तर भी दे रखा है इन्होंने, आपको ऐसा करने के लिए मजबूर करते हैं, पर आपको करना नहीं है। द जीरो एरर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, मैंने आपको करवाया था हर तरह की एरर को, आपको बताया था सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर, ग्रोस एरर, ठीक है, ये 3 एरर बताई थी। फिर आपको अगली एरर में बताया था सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर बताया, फिर रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर, फिर परसेंटेज, फिर प्रोपगेशन ऑफ एरर में आए जिसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर वाले, ये सारे टॉपिक आपको करवाया। जीरो एरर एक पैटर्न का पता रहता है जीरो एरर में, इसलिए सिस्टमेटिक एरर है, क्योंकि किसी इंस्ट्रूमेंट की जब जीरो मैच नहीं करती, जब मैं आपको वर्नियर कैलिपर कराऊंगा तो बताऊंगा, जब किसी इंस्ट्रूमेंट की एरर जीरो पे मैच नहीं कर रही होती तो वो जीरो एरर, इसका मतलब हमें पता है कि ये जीरो पे मैच नहीं हो रही, तो इसलिए हम उसको सिस्टमेटिक कहते हैं। रैंडम कब कहते हैं, जब पता नहीं होता, इसका रीजन पता होता है, इसलिए सिस्टमेटिक हो गया। What is the fractional error in G calculated from time period is equal to 2 pi under the root L by में G, ठीक है। Given that fractional error in T and L, T में X% और L में दे रखी है Y रिस्पेक्टिवली, कर दो। सबसे पहले इस कांस्टेंट को हटा दो, एरर में और डायमेंशन में, याद रखना जब भी एरर का क्वेश्चन करो, जब भी डायमेंशन का क्वेश्चन करो, वहां पे इसमें कांस्टेंट का कोई काम नहीं होता, हटा दो तुरंत, तो हटा दिया, दैट इज रूट ऑफ L बाई जी। दोनों तरफ से स्क्वायर अप करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L बाई जी के। अब G ऊपर ले आओ क्योंकि हमें G में निकालना है, G में निकालना है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई टी स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं हम डेल्टा G बाई जी इज इक्वल टू लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, इनटू डेल्टा L बाई में L। अब टी स्क्वायर है तो 2 आगे आएगा, तो 2 आगे आ गया, दैट इज डेल्टा T बाई टी। यहां तो पावर 1 थी ना, यहां 1 लगाओ चाहे ना लगाओ क्या फर्क पड़ना, कुछ नहीं। अब डेल्टा L बाई L, L में कितनी दे रखी है भाई Y, याद भी रखना, ये कभी उल्टा कर दो Y, अच्छा +2, टाइम में कितनी दे रखी है X, तो X, Y + 2X या 2X + Y, ये उत्तर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, ए थिन कॉपर वायर ऑफ लेंथ L मीटर इंक्रीज इन लेंथ बाय 2%, यानी कि लेंथ को इंक्रीज करती है कितने परसेंट से, 2% से। ये क्या दे रखा है, डेल्टा L बाई L गुणा में 100, परसेंटेज एरर है, परसेंटेज एरर निकालना पता है, फ्रैक्शनल एरर निकालो, उसके गुणा में 100 कर दो, पता होगा आपको। व्हेन हीटेड थ्रू 10 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया व्हेन स्क्वायर कॉपर शीट ऑफ लेंथ L मीटर इज हीटेड थ्रू 10 डिग्री सेल्सियस। अभी तो लेंथ में चेंज इतना आया, अब हमने क्या किया, एक स्क्वायर कॉपर है उसको हमने हीट अप कर दिया 10 डिग्री से, उसमें क्या चेंज आएगा। अब आपको पता है एरिया, एरिया स्क्वायर का क्या होता है, लेंथ का स्क्वायर। अब ये L स्क्वायर है तो 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा L बाय में L इज इक्वल टू में डेल्टा A बाई A, यही तो फार्मूला है। अब 2 टाइम्स डेल्टा L बाय L कितना दे रखा है, 2%, तो कितना हो गया 4%, बस। अरे पहले तो लेंथ में इंक्रीज दे दिया 2% का, फिर इसने कहा उसी वायर से स्क्वायर बना दिया, बना लो जी स्क्वायर, और स्क्वायर के एरिया का चेंज पूछ रहा है, तो एरिया क्या होता है L स्क्वायर, तो डेल्टा A बाई L 2 इंटू डेल्टा L बाई L, ये बता रहा है डेल्टा L बाई L दे रखा है 2%, तो 2 दूनी 4 आ गया उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस इज R इज इक्वल टू में V डिवाइडेड बाय में I, वेयर V की वैल्यू दे रखी है कितनी, दैट इज 100 ± 5 वोल्ट। अब ये जो है ये है V और ये क्या दे रखा है, डेल्टा V। याद रखना ये जो प्लस माइनस में आगे टर्म होती है ना, हमेशा डेल्टा होती है, डेल्टा वाली यानी कि एरर वाली होती है,
ये जो प्लस माइनस में हमेशा टर्म होती है ये एरर वाली होती है। जब मैंने लगातार क्लास कराई थी वहां भी आपको समझाया था और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाई थी ये सारी बातें। i इज इक्वल टू में 10 प्लस माइनस 0.2, इसका मतलब ये तो प्योर i की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, डेल्टा i की वैल्यू है, ये वाली डेल्टा i की वैल्यू। व्हाट इज द टोटल एरर इन r, देखो v इज इक्वल टू, सॉरी अब आपके सामने फार्मूला तो लिखा हुआ है, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1, पर ये डिवीजन है और डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन का फार्मूला सेम होता है, इसलिए हम लिखेंगे डेल्टा आर बाय में आर इज इक्वल टू डेल्टा वी बाय में वी प्लस में डेल्टा आई बाय में आई के बराबर। ऐसा हो गया। अब देखिए डेल्टा वी की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, 5 ये रही, और वी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 100। ठीक है भाई, मैंने क्या कहा, डेल्टा वी की वैल्यू 5 और वी की वैल्यू 100 प्लस में डेल्टा आई की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, निकालो डेल्टा आई की वैल्यू, डेल्टा आई की वैल्यू 0.2 भाग में आई की वैल्यू 10, ये हो गया। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो आ गया 0.05 और ये आ गया 0.02 बटे में 10 करेंगे, ये पॉइंट था तो ये आ गया, तो सोल्व करेंगे तो कितना आ गया 0.07, ये आ गया। ये आया क्या है, ये डेल्टा आर बाय आर आया है, दैट इज डेल्टा आर बाय आर 0.07। अगर इसकी परसेंटेज एरर बनाऊंगा तो गुणा में 100 कर दो, गुणा में क्या कर दो 100 कर दो, तो क्या आ गया डेल्टा आर, ये क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द टोटल एरर इन आर, एरर डेल्टा आर पूछ रहा है भाई, टोटल आर डेल्टा आर पूछ रहा है। अब आर निकालो, आर कैसे निकालोगे, दैट इज वी बाय में आई, वी की वैल्यू कितनी है 100, आई की वैल्यू कितनी है 10, तो यहां पे क्या करोगे, दैट इज 100 बटे में 10, कैंसिल आउट करके कितना आ गया 10 आ गया, ये कौन आ गया, रेजिस्टेंस आ गया। अब यहां पे करेंगे तो कितना 0.07 गुणा में 10, तो ये आ गया 0.7। ठीक है भाई, 0.7 आ गया। अब इसको फर्दर, ठीक है भाई, ये 0.7 ये किसकी वैल्यू आ गई, डेल्टा आर की। पर उत्तर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो डेल्टा आर बाय आर की पूछ रहा है, गुणा में 100 करके उत्तर क्या आ रहा है 7%, बस सीधा 7% उत्तर लगा दो, कुछ करने की जरूरत नहीं, डेल्टा आर बाय आर। आगे ऐसा भी कई बार पूछ सकता है व्हाट इज द एरर, बस टोटल एरर पूछ सकता है तो आपको 0.7 कहना है, परसेंटेज में पूछे तो 7%, बस गुणा में 100 कर दो इसके। ठीक है, ये रहा, इफ एरर इन मेजरमेंट ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज 4%, डायमीटर ऑफ सर्कल को मेजर करने में जो एरर है वो है 4% की। ठीक है, द एरर इन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल वुड बी, अब सबसे पहले सर्कमफ्रेंस का फार्मूला लेंथ इज इक्वल टू में 2 पाई आर, यही इसकी सर्कमफ्रेंस होगी। अब इसको डायमीटर में बदलना है तो डायमीटर क्या होता है भाई, रेडियस का 2 गुना, तो डायमीटर बटे में 2 किसके बराबर आ गई, रेडियस, यहां रख दो, दैट इज सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 इंटू पाई, इसकी जगह d बटे 2, ये कैंसिल, वैसे भी कांस्टेंट है कोई काम नहीं है, तो सर्कमफ्रेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर, तो डेल्टा c बाय में c इज इक्वल टू डेल्टा d बाय d। ठीक है, अब कोई बच्चा पजल हो रहा है तो मैं फिर से बता दूं, सर्कमफ्रेंस को उसकी लेंथ कहते हैं और लेंथ है 2 पाई आर, किसी भी सर्कल की सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर के बराबर होती है। अब रेडियस और डायमीटर के बीच रिलेशनशिप पता है, यहां d ले आए, ये सारी चीजें कांस्टेंट है इसलिए यहां d बच गया, तो जितना एरर उसमें है उतना ही एरर उसमें होगा, सेम जितना एरर डायमीटर में, क्योंकि c इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल d के, और वो भी पावर 1 के पावर 1 के, इसलिए दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। जो सर्कमफ्रेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल d पे डिपेंड कर रही है, इसलिए एरर कितनी रहेगी, केवल 4% रहेगी। द एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेडियस ऑफ होलो सिलेंडर आर मेजर्ड, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, एक्सटर्नल को मैं r कह देता हूं, दैट इज 4.23 प्लस माइनस 0.01, ये किसकी वैल्यू है r1 की, और ये किसकी वैल्यू है डेल्टा r1 की, ये पता होनी चाहिए। एंड इंटरनल को मैं r2 बोल देता हूं, जिसमें है 3.89 प्लस माइनस 0.01, अब ये किसकी वैल्यू है r2 की, और ये किसकी वैल्यू दे रखी है डेल्टा r2 की। ये बातें जब तक आपको पता नहीं होगी आप क्वेश्चन में मूव ऑन नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैंने हर तरह के क्वेश्चन को ट्राई किया है। जैसे ही मैंने शुरू में सीरीज करवाई थी, जब थ्योरेटिकल कंसेप्ट किया था, उसमें 2-3 क्वेश्चन करवाए थे, 2-3 क्वेश्चन टाइप के तो वो थे, और बाकी सारी टाइप यहां कवर कर दी, एक भी टाइप नहीं छोड़ी मैंने। इसलिए कहता हूं प्यारे बच्चों पूरा सीरीज आपको देखना पड़ेगा, पीछे वाला भी और ये वाला भी। ठीक है, द थिकनेस ऑफ वॉल, अब एक बात सोचिए,
ये पूरी वॉल है, ये इंटरनल। ये तो हो गया इंटरनल जिसको R2 कहा, और ये हो गया एक्सटर्नल जिसको R1 कहा। अगर इस बाहर वाली में से अंदर वाली घटा दूं तो ये थिकनेस बच जाएगी बीच वाली, इसलिए मैं क्या कह दूं, R1 में से R2 को माइनस कर दो। तो R1 की वैल्यू कितनी है 4.23, माइनस क्या कर दी 3.89, बच गया कितना 11, ये 23, ये 34, यानी कि 0.34। थिकनेस तो इतनी है। अब एरर कितनी हो सकती है? अब कई बच्चे क्या करेंगे, कहेंगे जी 0.01 में से 0.01 घटा दो तो 0 बच गई एरर। अब एक ऑप्शन भी मिल जाएगा यहां पे, कहीं नहीं दे रखा, चलो 0.01 दे रखा इतना। पर मैंने क्या कहा था, एरर हमेशा बच्चा पार्टी ऐड होती है प्यारे बच्चों, एरर हमेशा ऐड होती है, इसलिए डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 रहेगा। तो 0.01 प्लस में 0.01 ऐड होके 0.02 एरर इतनी आएगी। तो उत्तर बनेगा 0.34, ये वाला 0.02। इस प्रकार एरर हमेशा ऐड होती है, माइनस नहीं होगा। यहां माइनस देख के वहां माइनस मत कर देना, क्योंकि आपको एडिशन का और सब्सट्रैक्शन के एरर के सेम फार्मूले लिखवाए थे, याद करो। डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2, डेल्टा चाहे वो A माइनस B था चाहे A प्लस B था, तो डेल्टा A प्लस डेल्टा B दोनों में सेम था फार्मूला, इसलिए ताकि आपसे मिस्टेक ना हो पेपर के अंदर, इसलिए मैं सारे की सारी कोशिश कर रहा हूं कवर अप करा दूं। परसेंटेज एरर इन मेजरिंग द रेडियस एंड मास ऑफ ए सॉलिड स्फीयर आर, यानी कि रेडियस डेल्टा R बाय R में 2% और मास में डेल्टा M बाय M में दैट इज 1%। द एरर इन मेजरमेंट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर। देखिए भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को I से डिनोट किया जाता है, इसका फार्मूला होता है 2/5 mr²। इस प्रकार से ये m है मास और r है रेडियस, ये होता है भाई, ठीक है। मोटे तौर पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू mr², याद रखिए बस अभी तक। फिर जब यूनिट नंबर 5 11th क्लास की पढ़ाएंगे तो आपको सब का याद करवा दूंगा, सॉलिड को, होलो स्फीयर का, रोड का, एंड के ऊपर बीच में कोन का, सबका, सॉलिड कोन का, होलो कोन का, सब डिस्क का, प्लेट का, सबका याद करवाएंगे। बस आप इतना याद रखिए अभी, I इज इक्वल टू mr²। M में और R में दे रहा है, M में और R में दे रहा है, I में पूछ रहा है। ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूं। तो इसमें क्या होगा, फिर अपने एरर वाले रूल लगा दो, दैट इज डेल्टा I बाय I। m की पावर 1 है तो 1 इंटू डेल्टा M बाई M प्लस R का स्क्वायर है इंटू 2 इंटू डेल्टा R बाई R, ठीक है। अब डेल्टा M बाई M में 1% है तो यहां 1% रख दीजिए, प्लस डेल्टा R बाई R में 2% है तो 2 गुणा में 2, तो 2 दूनी 4 प्लस 1 5% उत्तर आ जाएगा भैया। उत्तर क्या आएगा 5%। तो तीसरे वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट। आपको यहां याद क्या रखना है, I इज इक्वल टू mr²। फार्मूला एग्जैक्ट ये होता है, पर अभी एग्जैक्ट याद नहीं रखना, क्योंकि 2/5 तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का हमारे यहां कोई काम नहीं होता है। 37 का, ठीक है। द रेजिस्टेंस R ऑफ वायर इज गिवन बाय रिलेशन। ये रेजिस्टेंस के लिए रिलेशन दे रखा है, रो इंटू एल डिवाइडेड बाय में पाई आर का स्क्वायर। द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रो एल आर, 1%, 2%, 3%। देन परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ आर इज, आपको सबको पता, लिख दो डेल्टा R बाय में R, इसकी पावर 1 है तो इसको लिख दो डेल्टा रो बाय में रो, L के लिए डेल्टा L बाय में L। पाई तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई काम नहीं, R का स्क्वायर है तो 2 आगे डेल्टा R बाय में R हो गया। अब यहां पे निकालना हमें डेल्टा R बाय में R में एरर, डेल्टा रो बाय रो में 1% है, डेल्टा L बाय L में 2% है और डेल्टा R बाय R में 3% है। तो 2 ये वाला और 3 ये वाला, तो 3 दूनी 6 प्लस 2 8 और 1 9, तो टोटल एरर कितनी 9%। इस प्रकार से, ठीक है। ए फिजिकल क्वांटिटी x इज गिवन बाय, x को दे दिया, दैट इज x इज इक्वल टू में 2 k पावर 3 L का स्क्वायर और m रूट n ऐसे दे दिया। द परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ KLMN, KLMN सभी में दे दिया 1 2 3 4%। द वैल्यू ऑफ x इज अनसर्टेन बाय, अब मतलब अनसर्टेन का मतलब परसेंटेज एरर ही पूछ रहा है, ये यहां पे भी परसेंटेज एरर पूछ रहा है। तो कीजिए डेल्टा x बाय में x इज इक्वल टू 2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई काम नहीं होता यहां पे, 3 आगे डेल्टा k बाय k, अब तो प्रैक्टिस हो चुकी होगी, 3 आगे प्लस में इसका 2 आगे डेल्टा L बाय में L प्लस में m का 1 आगे डेल्टा M बाय में M। अब आ जाइए अलर्ट पे,
एन रूट, और रूट को क्या लिखा जा सकता है, एन की पावर 1/2 पता होना चाहिए। रूट को क्या कहते हैं, 1/2, तो 1/2 आगे और डेल्टा एन बाय में एन। अब रख दीजिए 1%, 2%, 3%, 4% ऐसे रख दीजिए। तो 3 एकम 3, 2% रखेंगे तो 2 दूनी 4, यहां पे 3% रखेंगे एज इट इज। 1/2 गुणा में 4 तो कितना 2, 3 2 5 4 9 3 12%। उत्तर कितना आ गया 12%। तो आज के लिए मैंने क्वेश्चन करवा दिया आपको, 30 to 35 क्वेश्चंस की सीरीज पूरी मैंने आपको करवाई है। और 30 के बाद मैं 37 38 39 37 पे 39 पे आ गया, क्योंकि जो क्वेश्चन आपके लिए थे वो हैं कुछ सिलेबस से आउट ऑफ थे, वो मैंने नहीं लिए। ये पूरी सीरीज आपको डेडिकेटेड है। अब एक पॉइंट इस पे प्रीवियस ईयर का लेंगे जिसमें एनसीईआरटी का मिक्स रहेगा, पीवाईक्यू प्लस एनसीईआरटी का मिक्स रहेगा। मेरी कोशिश ये है कि आपको कंटेंट अच्छा दिया जाए, इसलिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आगे बढ़ने के लिए हमें भी मोटिवेट कीजिए। थैंक यू फॉर टुडे।